नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पार्ट ए में हमने हिस्ट्री का पेपर या पेपर फर्स्ट पार्ट ए डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम पार्ट बी यानी ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा टफ आया था, कॉन्सेप्ट की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी उसमें, और बच्चों का थोड़ा सा जो फीडबैक है वो उस तरह का है कि उसको थोड़ा लिखने में समस्या आई ज्योग्राफी वाले को, ज्योग्राफी वाला जो पेपर था। परंतु जो जैसे ज़्यादातर बच्चे थे जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी ठीक से पढ़ी है, स्पेशली जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है, तो उन लोगों ने ठीक से डील किया है इस पेपर को, तो मिला जुला रेस्पॉन्स है। बट अगर हम हिस्ट्री की तुलना में कहें तो थोड़ा सा पेपर बच्चों को टफ लगा है। जैसे 3 मार्कर हम बात करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो जरूर देखें, ताकि उसमें जो स्ट्रेटजीज हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आए कि किस स्ट्रेटजी से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और उसके तैयारी के लिए, उसको अच्छे से लिखने के लिए, या उन जैसे प्रश्नों को तैयार करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी हमको अपनानी चाहिए। तो ये आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे पहला 3 मार्कर है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम। तो यंत्र तो ठीक है, हमने स्केल वगैरह बता दिए, जो भी रिक्टर और ये सब पैमाने थे, बट उसके आविष्कार का वर्ष, तो यहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई कि आविष्कार का वर्ष। तो एक तरह से आधा प्रश्न ठीक था बच्चों के लिए और आधे में दिक्कत थी। ये हम लोगों ने जैसे आविष्कार का वर्ष, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने भी थोड़ा सा उसको यहाँ कवर नहीं किया था, वो प्रीलिम्स में ज़्यादातर कवर होता है, पर इस तरह के फैक्चुअल यहाँ, बाकी तो जो नाम है तीव्रता के यंत्र हैं वो हमने सभी जगह कवर किए। ये जो येलो में हमने रेफरेंस दिए हैं, ये हमारे, आप इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए या तो लाइव आंसर राइटिंग के नोट्स देख सकते हो जो टेलीग्राम पे पड़े हैं, और कई तरह के, जैसे 8.0 हमने टेलीग्राम पे डाले हैं, पहले 3.0 भी डाले थे, उनमें आप ये देख सकते हो। नहीं तो जो हमारे मुख्य परीक्षा के सॉल्यूशन है मेंस टेस्ट सीरीज के, उसमें आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। सेंजुआन, ये हमने जो क्लासें थी उसमें एटलस जब तैयार करते हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करते हैं, तो चूँकि फेमस नदी है तो उसमें ये तैयार किया गया था। BW चिन्ह, ये प्रश्न लगातार RPSC भी पूछ रही है, जो कोपेन पे आधारित है, कोपेन के जो बहुत सारे चिन्ह थे। PSC में भी जैसे CW पूछा था, तो इस तरह के प्रश्न थोड़े से अभी चर्चा में ही हैं और ये आ ही रहे हैं, चूँकि जलवायु वर्गीकरण, कोपेन, थॉर्नवर्ट, ये सब नए जुड़े हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का भी अभ्यास हम लोगों ने करवाया था नोट्स में, तो ये डिटेल में है ही। चिनाब के सहायक, तो चिनाब लोग अच्छे से तैयार करते हैं, पर सहायक नदियाँ, और वो भी 3 नाम, तो वो थोड़ा सा बच्चों को लिखने में दिक्कत आई है उसमें। हालांकि जिन्होंने, जैसे जो थोड़ी डिटेल में, जैसे प्रीलिम्स के लिए ये सब चीज़ें डिटेल में तैयार की जाती है, पर अभी मेंस में बच्चों को तीनों नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत आई है। करेवा मिट्टी, तो ये हम लगभग, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, स्टैंडर्ड प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम्स में आता है, और हम लोग भी इसको KRK, करेवा, रैगूर और कयाल, करेवा, रैगूर, KRK, करेवा, रैगूर और कयाल। ये कयाल, रैगूर तो जो काली मिट्टी है, कयाल जो मालाबार तट पे हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो पश्च जिले हैं, लैगून जिले हैं, कयाल, तो ये KRK के संदर्भ में हम इसको पढ़ाते हैं, और ये सभी में हमने लगभग पूछा है, कॉमन प्रश्न था ये, बच्चों ने ठीक भी लिखा है। नीली क्रांति क्या है और किस जिले में? झींगा मछली। तो नीली क्रांति ठीक है, पर जिले में बच्चों को दिक्कत आई है। अब देखो, निरंतर योजना और कुरुक्षेत्र में, और निरंतर एक्वाकल्चर के एग्जाम्पल में आंध्र प्रदेश के बारे में आता था कि आंध्र प्रदेश उसमें अच्छा कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश का ही ये जिला है। तो इस तरह से हम करंट से लिंक करते हुए, जैसे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, जो टेलीग्राम में हम लोग डालते हैं प्रश्नों के साथ, तो उसमें भी ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं। तो वहाँ से भी आप देखो, आप एक स्रोत पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि पेपर ही डायनेमिक है, पेपर ही सब्जेक्टिव है, तो सभी संदर्भ, सभी सोर्स हमको लगभग लेने पड़ेंगे, और प्रतिदिन इन सभी सोर्स के साथ ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये हमने करंट अफेयर्स में था, क्योंकि आंध्र प्रदेश योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन में और ऐसे ऐसे नए इनोवेशन में उसका नाम
आता रहता है इस तरह से। नीली क्रांति तो हमने लाइव आंसर राइटिंग में की है। नर्मदा और ताप्ती, ये बहुत ट्रिकी प्रश्न है। ये जो जैसे जो यहाँ के MPPSC के कोर बच्चे हैं उनसे भी थोड़ा सा बनने में दिक्कत आई, क्योंकि उस तरह से सोचा ही नहीं और उस तरह के फैक्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो हालांकि नेट पे खोजेंगे तो मिलेगा, पर जनरली तैयारी में इस तरह के फैक्ट यूज नहीं करते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशन, तो 3 क्या, मध्य प्रदेश में जैसे 5 मार्कर में और 11 मार्कर में जब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा सिनेरियो पढ़ते हैं, है ना, एनर्जी सिनेरियो या ऊर्जा के उत्पादन और वितरण और इन सब का, तब थर्मल पावर प्लांट के नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 थर्मल पावर प्लांट आराम से लिखे जा सकते थे इसमें। मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि की 3 जनजातियां, तो हालांकि इजी सवाल है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी बच्चों को हो सकता है एक नाम में दिक्कत आई हो, लेकिन बाकी बच्चों ने लिखा है इसको ठीक से। तो ये भी इजी ही प्रश्न हम कहेंगे सभी जगह लगभग, मतलब ये झूम कृषि जनजातियों के लिंक में लगभग हम लोगों ने सभी जगह तैयार की है। लाइव आंसर राइटिंग में भी दिया है, नोट्स में भी इसको दिया। वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 गुण, तो गुण से कई बच्चों लक्षण भी समझ जाते हैं, पर यहाँ ये था मेरिट्स, तो गुण बच्चों ने ठीक लिखे हैं कि भाई वर्षा जल संग्रहण के क्या गुण हैं, कि लॉस कम होता है और इस तरह की। देखो आप ये सब डिटेल्स में जो आंसर हैं वो उनके आंसर लेने के लिए आप ये नोट्स वगैरह संदर्भ ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि क्या आंसर इसमें से आ सकता था। विजाग गैस रिसाव पर टिप्पणी कीजिए, तो ये इस संदर्भ में पढ़ते थे कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी डिस्कस करते थे टेस्ट सीरीज में, क्लासों में, तो कि बाद में जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हम लोगों ने बताया कि 2 मेन चीज़ें थी जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी हुई और बाद में उनका ध्यान रखा गया। तो चीज़ें थी जैसे एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग नहीं की गई थी। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस, कि भाई जैसे आपातकाल स्थिति कुछ ऐसी बनती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स सिचुएशन बनती है, तो क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए थे। तो 2005 के एक्ट के बाद ये सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। तो ये 2020 की 2 घटनाएं थी, विजाग भी और एक शायद असम में भी हुआ था। ये चीज़ें हम जैसे जब भोपाल गैस ट्रेजेडी, डायरेक्ट तो नहीं, पर भोपाल गैस ट्रेजेडी जब डिस्कस करते थे तो ये करंट अफेयर के लिए ये संदर्भ हम लोग देते थे क्लासेस में। चक्रवात, तो कुछ ऐसा हो सकता है बच्चों को, चूँकि चक्रवात लगभग बहुत सारे पूर्वी तट पर सक्रिय रहते हैं, हर साल ही लगभग 1-2 नाम रहते हैं, तो एम्फान का एग्जैक्ट नाम याद आना थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत इसमें आ सकती थी। जैसे करंट अफेयर में सूर्य तुल्य कालिक उपग्रह और उदाहरण, तो उदाहरण में फिर बच्चों को दिक्कत आई। अलग ही सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस, ये सब तो थोड़े कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि एकदम क्लियरिटी से लिखना, भाई सन सिंक्रोनस तो किस प्रकार सूर्य की किरणों का एंगल कांस्टेंट रहता है, ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियरिटी से लिखना इसमें जरूरी था। हालांकि 3 मार्कर था तो एक उदाहरण इसमें देना था, आप उदाहरण यहाँ से देख सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर क्या है, तो जैसे ये 4 कंपोनेंट थे इसमें, लाइववेयर यानी प्रशिक्षित और व्यक्ति, और ये सब हम लोगों ने खूब इसको तैयार करवाया था। हार्डवेयर में जो चीज़ें मेनली GIS के बारे में, कि एक सॉफ्टवेयर है जो रिमोट सेंसिंग और इन सब से जो डेटा प्राप्त होता है उनको प्रोसेस करता है और डिजायर्ड रिजल्ट देता है। तो ये भी इजी था, इसमें कोई। क्विक बर्ड सैटेलाइट्स जो शायद 2015 की कुछ घटना के कारण चर्चा में था और ये दोबारा री एंटर किया था, तो ये भी लिटिल बिट टफ प्रश्न था, है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर और उन सब की से ही कवर किया जा सकता था। अपक्षय के 3 प्रधान कारक, तो ये आराम से एग्जाम्पल दे के बच्चे इसमें लिख सकते थे और जो इसमें एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट थे। बाकी इजी प्रश्न था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिसका जितना प्रोसेस क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया क्लियर था, उसने उतना बढ़िया इसको लिखा है। उष्णकटिबंधीय सवाना, ये हम लोगों ने जब हम क्लाइमेट ट्रांजिशन पढ़ते हैं, क्लाइमेट ट्रांजिशन मतलब जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो किस तरह से 2 फैक्टर,
पहला टेम्परेचर और दूसरा वाटर, इनके वेरिएशन, वाटर मतलब रेन। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेन भी ठीक रहती है, भाई टेम्परेचर भी ठीक रहता है यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट अवेलेबल है और वाटर भी अवेलेबल है मिनरल्स और वनों के पोषण के लिए, तो खूब बायोडाइवर्सिटी पैदा होती है जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और फिर जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ध्रुवों की तरफ या 23.5 डिग्री की तरफ, तो रेन रिलेटिवली कम होती जाती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तब जाके फिर सवाना जैसी क्लाइमेट जनरेट होता है जहाँ बारिश कम होने के कारण वृक्षों की गहनता का स्थान घास ने ले लिया है, बड़ी बड़ी घासों ने। तो इसको विश्व का शिकार गाह भी कहा जाता है। ये सब बाकी डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हमने क्लाइमेट ट्रांजिशन में डिस्कस किया था। लेटराइट मिट्टी निर्माण प्रक्रिया, तो हम पोर्टजोलीकरण और लेटराइट दोनों साथ साथ डिस्कस करते थे। हर लगभग सभी टेस्टों में इसको कॉमन सवाल था, पूछा भी गया था और मृदा में भी इसको डिस्कस किया जाता था। ठीक है, तो लेटराइजेशन और पोर्टजोलीकरण, तो लेटराइजेशन में वही कि मिनरल्स का जो मिनरल्स स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, ऊपरी सतह से नीचे, तो वो वाली चीज़ें लिख के और डायग्राम या एरिया वाइज अपन को बता देना था, कुछ एग्जाम्पल देके। हुगली बेसिन में जूट मिलों का केंद्रीकरण, तो इसमें इंडस्ट्रीज लोकेशन वाले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, वहाँ ही हमने इसको कवर भी किया था। जैसे वेबर ने लॉ दिए थे कि भाई श्रमिक, कच्चा माल और बाजार महत्वपूर्ण कारक है किसी भी इंडस्ट्री के स्थापना के, तो उसी संदर्भ में इसको लिखा जा सकता था। ये भी कॉमन है सवाल, कोई टफ नहीं है ये सब। मध्य प्रदेश की वन संपदा स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें आंकड़े भी अपन लिख सकते थे, क्या नई नई चीज़ें चलाई हैं, है ना, क्या नए नए प्रोडक्ट हुए हैं, वो सब भी हम इसमें लिख सकते। तो स्टैंडर्ड प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कोयला संसाधन का भौगोलिक वितरण क्या है, तो सुहागपुर और डायग्राम के साथ इसको बहुत डिटेल में लिखा जा सकता है कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ और किस तरह से और क्यों वहाँ पर कोयले का जमाव है। तो इसको, ये भी बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। ये जो येलो में हमने मेंशन किए, तीनों में से कहीं भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पर हमने तीनों में ही इनको कवर किया है। भौम जल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है, तो कुछ करंट की घटनाएं, जैसे भाई आजकल क्या है कि भौम जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, तो फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी चीज़ें भी उसमें शामिल होती जा रही हैं, तो वो भी एक कारण है। दूसरी बात, जैसे तटों पर जहाँ कोस्टल एरियाज़ हैं, मुंबई जैसे जगह पर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि भौम जल का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे अपन ने भौम जल ज़्यादा निकाला और उधर लवणीय जल है, तो लवणीय जल का रिसाव भौम जल में हो जाता है। तो इस वजह से भी प्रदूषण के कुछ न्यूज़ पेपर्स में और करंट अफेयर्स में आए थे। तो वो ऐसे एग्जाम्पल दे के आप प्रश्न को और ऑथेंटिकेट और अच्छा वैल्यू एडिशन वाला बना सकते थे। तो प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख उदाहरण, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था क्योंकि हो सकता है भोपाल और चिरनोबिल और इन सब के अलावा, मतलब इसमें डायमेंशंस अलग अलग करना इम्पोर्टेंट था। जैसे गैस लीक, साइबर को भी इंक्लूड कर सकते थे, और इसमें जो अब तक की घटनाएं हुई हैं, मेन इंडस्ट्रियल डिजास्टर मेनली भोपाल, ठीक है, और ये विजाग और ये सब चीज़ें, ये भी इसमें मेंशन अपन कर सकते थे। देखो, इस डिस्कशन का हमारा मतलब आपको सॉल्यूशन डिस्कस करना नहीं है, एक तरह से एक ओवरव्यू देना है कि प्रश्न किस तरह से आए थे, एक थोड़ा सा डायरेक्शन बच्चों ने क्या क्या लिया था, है ना, और कैसे कैसे डिस्कशन हुए थे, और उनको लिखकर आप वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते थे। अंकीय प्रतिबिंब, ये GIS GPS जो नई यूनिट जुड़ी थी उससे प्रश्न थे, और ठीक ही प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, और भी टफ सवालों की प्रैक्टिस इसमें करवाई थी, पर उन्होंने ठीक ठीक, जैसे स्पेशियल डेटा, तो जियो स्पेशियल डेटा खूब उसमें स्टडी करवाया गया था, उस पर आंसर भी बच्चों ने ठीक ठाक लिखा था, तो उससे स्पेशल डेटा भी बना है। डिजिटल इमेज भी अच्छे से कि भाई किस तरह से कौन कौन से
कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर होता है, क्या अलग विशेषताएं होती हैं, ये भी इसमें डिस्कस किया गया था। 11 मार्कर, तो चक्रवातों की उत्पत्ति, खूब प्रश्न इसको हमने पूछा है, खूब इस पे डायग्राम, अंतर और नाम और ये सब इसकी प्रक्रियाएं, ये सब चीज़ें कि भाई क्यों, जैसे इसका मेन इंजन, इसको चलाने वाला संघनन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कैसे ये स्थल पर चला जाता है तो इसका ये क्षीण होता जाता है या इसका अंत होता जाता है। ये सब चीज़ें डिटेल में डायग्राम के साथ बताई गई हैं और इसके लिए पर्याप्त मटेरियल था, तो आप आराम से इसको लिख सकते थे अगर आप किसी में भी थे, MTS या लाइव आंसर राइटिंग में, तो खूब अभ्यास इसका किया गया है। पवनों के मुख्य प्रकार बताइए, उनकी उत्पत्ति और प्रकार। देखो ये बच्चों को डाउट रहता था थोड़ा सा कि क्लाइमेटोलॉजी दी नहीं गई है स्पष्ट रूप से, जैसे पहले अपन लोग पढ़ते थे वैसे क्लाइमेटोलॉजी नहीं है। तो क्या हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ें, क्या स्थायी पवनें पढ़ें, क्या उनमें जो सेकंड डिस्टोर्शन होता है मानसून के रूप में, क्योंकि जैसे 3 संचरण है वायुमंडल में, प्राथमिक जो ये बड़ी ये स्थायी पवनें आती हैं जिसमें ट्रेड विंड हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलर हैं, ये सब, तो इनमें जब फर्स्ट सर्कुलेशन में जब विकृति आती है तो सेकंड पैदा होता है जो मानसून और ये सब है। तो ये इस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई थी, ऑल्दो कि ये मेंशन नहीं थी, पर चूंकि हमको मानसून समझाना था, चक्रवात समझाना था कि चक्रवात क्यों वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, तो वहाँ ट्रेड विंड आएगी, तो फिर ये पढ़ाना पड़ता था। और देखो क्या होता था कि प्लैनेटरी विंड्स, स्थायी पवनें और प्रेशर बेल्ट बिना समझे आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। तो ऑल्दो कि ये दिया हुआ नहीं है ना, ये लाइन नहीं दी हुई है सिलेबस में, पर फिर भी ये प्रश्न से बना है, ऐसा पूछा है, तो ये भी इजी था। देखो उत्पत्ति, तो उत्पत्ति पे अपन प्रेशर बेल्ट और पेटियां अपन को लिखनी पड़ेगी। कोपेन सभी तैयार करते थे, चूंकि कोपेन रिलेटिवली इजी भी है, पर जैसे लाइव आंसर राइटिंग में आप देखोगे तो हमने थॉर्नवेट बहुत अच्छे से करवाया है, मेनली 8.0 में जब आप देखोगे तो थॉर्नवेट भी हमने अच्छे से करवाया है। तो ये भी ऑल्दो कि इसमें लोगों ने जो अथवा में होगा वही किया होगा, पर दोनों ही नए जुड़े थे तो दोनों ही अच्छे से कराए गए हैं। इनमें डायग्राम और एग्जाम्पल्स की कौन सा एरिया किस में है वो सब देना बहुत इम्पोर्टेंट। भारत में मानसून की उत्पत्ति की विवेचना, तो इसमें जितने कंपोनेंट जो लिखेगा बहुत ही कॉमन है, कई बार बच्चों ने इसको लिखा है, बच्चों को टिप्स पे रहा है कि भाई उनको ITC जेड, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, वहाँ जो पेरू के तट पे जो घटनाएं हैं, जो जो इंडियन ओशियन में जो घटनाएं हैं कि जो मस्करनीज हाई प्रेशर है, वो सब इसमें लिखना था, क्योंकि जितनी जो टर्मिनोलॉजी है जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना ही बढ़िया ये नंबर अपन को मिलेंगे। डायग्राम भी इसमें अच्छा बनाना था। मध्य प्रदेश में कपास के भंडार और उत्पादन का वितरण कीजिए। उत्पादन तो ठीक है, उत्पादन तो सभी जनरल प्रिपेयर करते हैं, पर भंडारण में लिखने में बच्चों को दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि जनरली हम भंडारण को ऐसे फैक्चुअल और उस तरह से पढ़ते नहीं हैं, पर फिर भी चूँकि कॉटन सॉइल है मध्य प्रदेश की कही जाती है रेगुर को, तो उत्पादन तो डिटेल में इसमें तैयार किया गया है। मैप बना के आराम से बच्चों ने लिखा भी है, कुछ ने और बनाया भी जा सकता था। ठीक है। मालवा पठार की भूआकृति का वर्णन कीजिए। देखो जैसे ये इस तरह के प्रश्न हम जैसे इसलिए पूछते थे, यूपीएससी में हमने देखा था कि उत्तरी मैदान के भू आकारिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। अब उत्तरी मैदान तो टफ है, क्योंकि किसी भी जो ज्योग्राफिकल यूनिट है उसमें भौगोलिक लक्षण क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, वो देखना बड़ा टफ है। नहीं तो क्या हो जाता था, जैसे मालवा की उत्पत्ति बताइए, है ना, जैसे मालवा का निर्माण बताइए, टोपोग्राफी ऑफ मालवा, तो मालवा के अंदर उसकी सतह पर क्या लक्षण है, किस तरह के
उतार चढ़ाव, किस तरह की पहाड़ियाँ हैं, वो कई पठारों में बटा हुआ है, क्या कुछ नदी घाटियाँ हैं, कैसी मृदा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें भूआकृति वर्णन में, टोपोग्राफी में हम लिख सकते थे जनरल पैरामीटर्स के साथ, क्योंकि 11 मार्कर है तो वो कंटेंट कम पड़ेगा। तो मालवा के बारे में भी कि कैसा है, क्या एरिया है, क्या ऊंचाई है, कैसे बना, क्या स्लोप है, इन सबको कवर करते हुए इसको लिखा जा सकता था। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए, सिंपल प्रश्न है, पर हाँ सिंपल है, लेकिन जिसने जितने बढ़िया एग्जाम्पल लिखे होंगे, ठीक है, कि भाई जैसे वो उसमें समिति थी, गाडगिल समिति आई थिंक, तो उन्होंने बोला कि भाई रिवर का 30% एटलीस्ट वाटर ओशियन में जाना चाहिए, ओशियन तक, ताकि इससे उसका जैव विविधता बनी रहती है। अब जैव विविधता बनी रहती है तो वाटर को क्लीन करने की क्षमता भी नदी की बनी रहती है। इस तरह की चीजें। फिर जैसे कुछ योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है, तो उसमें कुछ तरह की वनस्पतियों, जलीय वनस्पतियों के नाम दिए गए थे कि इन जलीय वनस्पतियों से ये जल को शुद्ध करने में उपयोगी हैं। फिर आजकल जैसे जो 3R उपयोग आ रहा है, जो अपने वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016, तो बहुत सारी हैं। मेरा सिर्फ संक्षेप में कहने का मतलब ये है कि इनमें हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताए थे, वो एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि इजी प्रश्न है और इजी प्रश्न में अच्छे नंबर पाने के लिए हमको एग्जाम्पल्स अच्छे लिखने पड़ेंगे। तो इसमें अच्छे उदाहरण लिखना बहुत जरूरी था, तब जाके इसमें अच्छे मार्क्स, मतलब थोड़े से अबव एवरेज आ सकते। वैसे प्रश्न इजी है, हर कोई तैयार करता है। आपदा निवारण क्या है? आपदा निवारण में जानकारी, इनको इंफॉर्मेशन की भूमिका, तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखना चाहिए था कि भाई नॉलेज कैसे, तो फिर नॉलेज के लिए क्या प्रयास आपदा में, तो जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क ने लोकल कम्युनिटी एम्पावरमेंट को बल दिया था। फिर मॉक ड्रिल्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अधीन जो समिति होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, तो उसमें मॉक ड्रिल, उसकी रेगुलर अंतराल पे मीटिंग, ये सब चीज़ें का प्रावधान है। तो ये सब इसमें लिखना था, तो जानकारी वाला इम्पोर्टेंट था। ये पार्ट आपको अच्छे से डील करना चाहिए था, है ना। इसमें जितने एग्जाम्पल्स और जितने प्रोसेस, जितनी नई टेक्नोलॉजी, सार्क सैटेलाइट इसमें यूज़ की जा सकती थी, ठीक है, तो उससे ये प्रश्न अच्छा बन सकता था। सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए, कई बार इनके हमने डेप्थ में भी कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, कौन कौन से मेथड है, एक्टिव, पैसिव, सैटेलाइट्स के नाम, ठीक है। अभी लेटेस्ट ही नीति में संशोधन हुआ है 2020 में कि डेटा को सभी के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट एंटिटीज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो इसे सभी तरह के, और ये सब एग्जाम्पल आप इन सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन वहाँ कर रखे हैं। वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या है और ये कैसे कार्य, बहुत सिंपल। अब यहाँ नाविक से जोड़ सकते थे, सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसमें कि भाई एक भी पॉइंट को 3D में कंप्लीट देखने के लिए, कंप्लीट उसकी जानकारी के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कुछ बहुत अच्छे फैक्ट, बहुत अच्छी सैटेलाइट्स के नाम, हमारा जो IRNSS है ना, या गगन है, उसको यूज़ करके, नहीं सॉरी IRNSS जो नाविक है उसका एग्जाम्पल दे के अपन ये कर सकते थे। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये कर सकते थे। अब जनरली आपने देखा कि भाई पेपर थोड़ा सा, जैसे इसमें जानकारी की भूमिका, ये दोनों तो इजी हैं और इनसे संभावना भी थी कि भाई इजी आएंगे। हालांकि हमने इनकी डेप्थ में भी आंसर राइटिंग कराई थी। अब वो टर्मिनोलॉजी यहाँ काम आएगी, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, वेक्टर मेथड, रोस्टर मेथड, है ना, इन सब GIS में। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पूरे पेपर में काम आएगी। तो जो भी आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से डिस्कशन किया है, जो प्रश्न देखे हैं, जो प्रश्न लिखे हैं, क्योंकि उस प्रश्न को अपन ने कंप्लीट लिखा है तो क्या प्रश्न याद नहीं रहेगा, खूब याद रहता है। तो वही टर्मिनोलॉजी काम आई है आंसर को इनहेंस करने में, वैल्यू एडिशन करने में। देखो आपको भी दिखने से ऐसे लगेगा कि बहुत इजी है, जैसे मालवा पठार पूछता ही है, पर भूआकृतिक वर्णन एग्जाम्पल दे के और उनकी उतनी डिटेलिंग की 11 नंबर में,
तो फिर थोड़ा कंटेंट की दिक्कत आएगी, है ना। फिर प्रदूषण नियंत्रण, तो बहुत इजी प्रश्न है, पर वही एग्जाम्पल्स और कौन कितना अच्छा लिखेगा। अब जैसे यूपीएससी वालों का थोड़ा सा तैयार होता है, करंट अफेयर्स और इन सब पे ज़्यादा बल देते हैं, तो थोड़ा ठीक आंसर जा सकता है ना। फिर आपदा निवारण, फिर इनमें एग्जाम्पल्स। तो कहने का मतलब ज्योग्राफी का थोड़ा पेपर था जिसमें आपको उदाहरण अच्छे से देने थे, आपको वैल्यू एडिशन अच्छे से करना था, मैप्स बनाने थे, थोड़ी आपको जैसे उत्पत्ति, तो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको चाहिए थी इसमें, मानसून की उत्पत्ति, इसमें टर्मिनोलॉजी, भंडार में आपको कंटेंट होना चाहिए था। तो इस तरह का ओवरऑल थोड़ा सा अगर अपन कहें तो थोड़ा सा कठिन स्तर पे हिस्ट्री की तुलना में इस पेपर को लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन था या बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत थी। बस यहाँ अच्छा कंटेंट, वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये दोनों पेपर थे हमारे पार्ट ए में। हमने जो इसी पेपर का, इसी वीडियो का जो पार्ट ए है उसमें इसी पेपर का पार्ट ए डिस्कस किया है, पार्ट बी इस पेपर में डिस्कस किया। आगे जो पेपर आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो नए बच्चे हैं वो कि किस तरह से हम अभी से स्ट्रेटजी लेके चलें, किस तरह के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को किस तरह से हमको तैयार करना चाहिए। देखो जनरली कुछ बच्चे जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि सर जैसे टेस्ट सीरीज में टफ प्रश्न होते हैं थोड़े बहुत, जैसे लेट से 30% थोड़े से टफ देते हैं, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको कम से कम कीवर्ड्स तो याद रहे। तो जैसे अगर हम लोग 3 मार्कर वैसे पूछ लेते हैं, 5 मार्कर वैसे पूछ लेते हैं, तो आपको वो उस टॉपिक के बारे में वो कीवर्ड्स याद हो जाते हैं। आपको जब प्रश्न आप देखते हो तो आपसे नहीं बनता है, तो आप सॉल्यूशन ध्यान से देखते हो, तो वो एक वैल्यू एडिशन अपने हो जाता है। और उन जो हमने वहाँ पर टर्मिनोलॉजी याद की है, जो आर्ग्यूमेंट याद किए हैं, उनको यहाँ इजी प्रश्नों में लिख के हम अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हर तरह का कंटेंट उसका तैयार करना है, चाहे प्रश्न इजी आए, पर हमको एग्जाम्पल दे के वैल्यू एडिशन करके हम अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं। अदरवाइज हम जनरल मार्क्स पे ही अटक जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहें बहुत अच्छे से, और जो ये कंटेंट है इससे रिलेटेड वो आप हमारे टेलीग्राम और हमारी एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर ये सब निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।